दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संचालक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि कल से मैंने एक टैगलाइन डाला हुआ था कि आजाद भारत में हम गुलाम कैसे, और कल हमारा नेटवर्क कनेक्शन रोक दिया जाने के कारण आप लोगों से नहीं मुखातिब हो सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज मुद्दा वही है, टॉपिक वही है, और उसी पर चर्चा करने के लिए आज आपसे रूबरू हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं गौर से, और उसको अपनी कसौटी पे जांचते व परखते हैं। और इसी भावना के साथ में मैं आप लोगों के साथ में रूबरू होता हूं। और इसका यह उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष संगठन के लिए आप लोगों को प्रेरित करूं, या सरकार के विरुद्ध आप लोगों को लड़ाने का कोई षड्यंत्र। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हर आदमी अपनी विचारधारा, अपना मत रखता है, जिसके तहत आप स्वयं इसको समझ सकते हैं, और किस तरीके से आपको इसका आकलन करना है ये आप स्वयं देख सकते हैं। मेरे बताने का उद्देश्य से ये कतई मत समझना कि मैं ये सारी चीजें आपसे किसी लालच में बता रहा हूं। यह बात दिगर है कि मैं जो जानकारी होती है वह समय समय पे आप लोगों से साझा करता हूं, ताकि आप लोग अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन आप पर किसी तरह का कोई दबाव देने का उद्देश्य मेरा नहीं है। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसे कल आपको मैंने बताया था और एक टैगलाइन दिया था कि आजाद देश में हम गुलाम कैसे, तो शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे, तो आप किसान मजदूर जागृति मंच का पेज है उसको आप लाइक और फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी राजू मिश्रा क्रांतिकारी और किसान मजदूर जागृति मंच के नाम से चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पे सारी जानकारी, नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज लगभग 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके आज जो है नवंबर 2024 चल रहा है, लगभग लगभग 76 साल आसपास, 76-77 साल के लगभग आसपास हम लोगों को कथित आजादी मिल चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी इसका आकलन किया कि किस चीज की हमें आजादी है? जबकि हकीकत यह है कि हम पल पल, हर पल गुलामी की जंजीरों से हर दिन जकड़ते हुए चले जा रहे हैं। यानी जितना आज हम गुलामी के शिकार हैं, आने वाले कल में इससे हम और भयंकर स्थिति में गुलाम हो जाएंगे। अब आप इस चीज को मत समझिए कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आजादी मिल गई और हम आजाद हो गए। नहीं, यही हमारी आपकी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ है। और ये सभी का खेल जो खेला गया है, ये हमारे जो राजनेता हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट करके पार्लियामेंट तक लेके जाते हैं, सबसे बड़े गद्दार यही है देश के, और दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब ईवीएम की सरकार बनने लगी है, पोलिंग ईवीएम से होने लग गई, जॉर्ज सोरेस के इशारे पे सरकार बनने लग गई, सरदाम काइस्ट क्विस्ट के इशारे पे योजनाएं बनने लग गई, रोथ चाइल्ड फैमिली के इशारे पे आपके जेब में वचन पत्र फिरने लग गए, जिसे आप रुपया समझे बैठे हैं। मैकाले के इशारे पे आपकी शिक्षा खत्म हो गई। आखिर आप आजाद हैं कहां?
न आपके पास धर्म बचा है, न आपके पास संस्कृति बचा हुआ है, न आपके पास संस्कार बचा हुआ है, न आपके पास अर्थ बचा हुआ है, न आपके पास व्यवस्था बची हुई है, न आपके पास पूंजी है, और न ही आपके पास कोई कारोबार है, तो आप आजाद कैसे? क्या कभी आपने इस चीज को अपने आप से सवाल किया? अगर सवाल किए होते तो आपको इसका जवाब मिल जाता। मैंने जितना अब तक पढ़ा, रिसर्च किया या समझने का प्रयास किया, उसमें मैंने देखा कि आदमी की गुलामी के मुख्य 15 कारण है। 15 कारण, सॉरी, 15 तरह के गुलाम होते हैं आदमी, एक दो तरह के नहीं, 15 तरह से गुलाम किया जा सकता है आदमी को। और ये अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से इस चीज को आप भी सर्च कर सकते हैं। आज हम सिर्फ 5 तरह की गुलामी के ऊपर बात करेंगे, फिर 5 अगले सेशन में ले लेंगे, फिर 5 अगले सेशन में ले लेंगे। इससे आप पूर्ण रूपेण अगर सेटिस्फाइड हो तो एक बार अपने एमपी, एमएलए, जिनको भी आपने इलेक्ट किया है, उनके साथ साथ आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जरूर ये सवाल पूछें, ये आपका अधिकार है। आज हम चर्चा करेंगे मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, शिक्षक गुलामी और सांस्कृतिक गुलामी। सिर्फ ये 5 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में, सीमित शब्दों में आप तक इसको हम रख सकें। आपको ले चलते हैं हम 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 को मैकाले नामक एक अंग्रेज हमारे पूरे भारत देश का दौरा किया। दौरा करने के बाद 2 फरवरी 1835 को भारत के पार्लियामेंट में उसने अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में उसकी उस टाइम के अखबार की कटिंग मेरे पास है और मैंने कल शेयर भी किया था। उसमें उसने कहा है कि भारत इतना समृद्ध देश है कि न यहां पे हमने भिखारी देखा, न यहां पे हमने चोर देखा, और न यहां पे कोई गरीब देखा। ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए हमें उनकी शिक्षा, संस्कृति, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, उसे कुचलना होगा। माफ करना, मैं ये मेरे अनुसार बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में बताना है। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक चीज सेट करना शुरू किया जिसको कहते हैं प्लान, कि विलायती यानी अंग्रेजों की, ब्रिटेन की अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो चीजें होती हैं वो वाकई बहुत अच्छी होती हैं। और ये मानसिकता आज भी हमारे आपके दिमाग में है कि हम लोग इंपोर्टेड चीज देख करके उसके ऊपर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कभी भी आप देख लो, एक अगर आप चले जाओगे देसी घड़ी ले लोगे, जो हाथ में पहनोगे तो कहो यार अरे ये तो फला कंपनी की है, और वहीं राडो जैसी कंपनियों की घड़ी होगा, अरे भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आपका जो रुझान हो गया उस तरफ हो गया, और इन्होंने बखूबी धीरे 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 दीमक के जैसे हमारे आपके अंदर बढ़ते गए, और भीतर घात के जरिए हमें आपको गुलाम बनाने में ये कामयाब है। अब विडंबना देखिए कि हम आज भी गुलाम हैं। 15 अगस्त 1947 को अगर हमारा देश गुलाम होता है, सॉरी आजाद होता, तो क्या राजगोपालाचारी जी ब्रिटेन की महिमा मंडल, ब्रिटेन की रानी का महिमा मंडल करते हुए शपथ पत्र ग्रहण करते, जो कि 1949 में? कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि इंटरिम सरकार थी, चलिए मान लेते हैं। हालांकि इंटरिम सरकार नामक शब्द आपको डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा, ना हिंदी में मिलेगी ना इंग्लिश में मिलेगी। इंटरिम बेल होती है, कानूनी भाषा में इंटरिम बेल होती है, जिसे हम आप अग्रिम या अंतरिम राहत कह देते हैं। लेकिन इंटरिम सरकार का कहीं आज तक जिक्र नहीं आया, मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर आप लोग पढ़े हो तो जरूर कमेंट में मुझे बता देना, और अगर आप लोग ये बता देंगे तो उसी टाइम आप मेरे इन शब्दों को मेरे द्वारा दिया गया वापस समझा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ही नहीं, तो होगा क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि सूर्य जो है
पूर्व की बजाय पश्चिम से निकला है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। और ठीक इसी तरह मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इंटरिम सरकार कोई होती ही नहीं। ये आप जितना मर्जी आप रिसर्च कर लेना, आपको कहीं नहीं मिले। ये हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में आपको इंटरिम गवर्नमेंट नामक कोई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन हम मान लेते हैं। अब आते हैं हम 26 जनवरी पे। इंटरनेट पे आप अगर खंगालेंगे, एक तिवारी जी ने एक आरटीआई लगाई थी कि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश की स्थिति क्या थी और 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश की स्थिति क्या है। तो उसके जवाब में उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडियन आर ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी हम सभी ब्रिटिश की धरोहर। दूसरा उदाहरण आप देखिए, आपका जीवंत उदाहरण बताता हूं। आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर एक कोरोनेशन पार्क बन रहा है, अरबों रुपए की संपत्ति है और उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहा है हर साल। उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती की सरकार थी और मायावती ने लखनऊ के अंदर एक पार्क बनाया, काशीराम पार्क के नाम से बनाया। अब शायद उसका कुछ और नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ कभी इन दिनों में लगभग 2 साल में मैं नहीं गया। तो उसमें उन्होंने जगह जगह हाथी का पुतला रखा, खड़ा किया। उसके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, यानी पार्लियामेंट तक हिल गया कि मायावती ने ये क्या कर दिया, हाथी हाथी हाथी। लेकिन आज उस कोरोनेशन पार्क के लिए किसी एक भी पार्टी ने आज तक आवाज नहीं उठाई, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, यानी जितनी भी पार्टियां हैं, किसी का पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इन्होंने आवाज उठाया। आज तक ये आवाज उठाई ही नहीं। और विडंबना देखिए कि उस कोरोनेशन पार्क के अंदर बाकायदा आदमी रखे गए हैं। कई बार लोग आवेश में आकर के उन मूर्तियों को तोड़ देते हैं, तो वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहते हैं, उसका भंडार आपको मिलेगा। साथ के साथ उसको तुरंत बना दिया जाएगा कि कहीं रानी साहब या राजा साहब नाराज ना हो जाए। खैर, आप लोग अगर कभी दिल्ली जाएं तो विजिट जरूर करना। उसमें हमारे देश के उन गद्दार अंग्रेजों की मूर्तियां, आदमकस मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसको देखने के बाद जी करता है कि जूते निकाल के उनके सर के ऊपर मारा जाए। लेकिन करेगा कौन? आप वहां जाकर थोड़ा सा हो हल्ला करके देखिए भाई साहब, आप अगर 10 आदमी जाओगे तो 100 पुलिस वाले वहां पे डंडे लेके पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो राजा साहब की देखरेख में है और मंत्री जी उसको, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ध्यान रखना। अब आते हैं हम शैक्षणिक गुलामी। आप देखिए कि जिस देश में गुरुकुल हुआ करते थे, हमारे देश में हर बच्चे, चाहे वो गरीब के थे, चाहे अमीर के थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते थे, वो उनके कार्य के अनुसार उनको उस चीज का ज्ञान कराया जाता था और रिजल्ट होता था कि उनको 100% यानी 100% उनका आरक्षण होता था उस काम में। ये नहीं कि आज के जैसे 10% दे दो, 20% दे दो, 75% दे दो, 35%, ये वाला काम नहीं था। हमारे गांवों में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उसमें 100% आरक्षण था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई कुम्हार गांव में है तो कुम्हार का काम होता था मिट्टी के बर्तन बनाना और वो पूरे गांव को देता था। ये नहीं था उसमें कि कोई नाई बर्तन बना करके लोगों को दे जाए, ऐसा नहीं था। यानी उसका काम जो था वो अपना पुश्तैनी काम करता था, उसको 100% आरक्षण मौजूद था। नाई का काम था बाल काटना, वो बाल काटते गया और गांव में उसका 100% का आरक्षण था। लोहार थे, उनका काम था औजार बनाना लोहे का, किसानों के लिए, उनका 100% आरक्षण था। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मैं जातिवाद के लिए नहीं बता रहा हूं, ये आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं समझने के लिए। लेकिन अब हम सामाजिक गुलाम कैसे बन गए? हर व्यक्ति ने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया, यही वो चाहते थे और हमें बांटा गया। जो आज कहा जाता है ना
कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आखिर बांटा किसने? और जब आपने बांटा तब आपने क्यों नहीं सोचा कि आज बांट रहे हैं तो कल ये कटेंगे? यानी कितने तरीके से आपको उलझाया जाता है। पहले तो कह दिया कि भाई ये कौन है, ये शेड्यूल कास्ट वाले, ये कौन है, ए ओबीसी वाले, ये कौन से हैं, ये जनरल वाले, ये कौन से हैं ओबीसी, ऐसे दुनिया भर की बना रखी। तो इसका मतलब आपने बांटा, और बांटा किस आधार पे मुझे? क्योंकि अगर एक एससी बिरादरी का कोई व्यक्ति है और एक जनरल बिरादरी का कोई व्यक्ति है तो खून तो दोनों के लाल है। हाँ, ये डिफरेंस मैटर है कि हो सकता है कि जनरल वाले का ए भी पॉजिटिव निकल जाए और शेड्यूल कास्ट का बेचारे का भी पॉजिटिव निकल जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं और हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम आपका आरक्षण कहां चला जाता है? उस टाइम तो हम नहीं देखते कि ये हिंदू का खून है, मुसलमान का है, एससी का है, बीसी का है, ओबीसी का है, ये तो नहीं देखते, क्योंकि उस टाइम हमें अपनी दिखती। ठीक इसी तरह से इन्होंने क्या किया, समय समय पे हमें बांट दिया, और बांटने का मकसद था सिर्फ हमें आपको गुलाम बनाना। जैसे हमें शिक्षा के आधार से शिक्षा से विहीन कर दिया, वैसे ही हमें हमारे कामों से बेमुख कर दिया, और आज हम कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो गए। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, आज मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्रियां लगी हुई। हमारी भी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही एक फैक्ट्री लगी हुई है मिट्टी के बर्तनों की। यानी हम घूम के फिर वहीं आ रहे हैं। संस्कृत के नाम पे आप देखिए, जो हम कभी फटे हुए कपड़े पहनते थे टांके लगा करके, गरीबी के लिए, अपनी गरीबी छुपाने के लिए, कि गरीबी छुप जाएगी और शरीर ढक जाएगा, आज उसको एक फैशन का मॉडर्न जमाना दे दिया गया। और ऐसी इस तरीके के परिधान आ गए कि देखते ही मतलब आप ये समझ ले कि आदमी ये सोचता है कि काश इससे बढ़िया था कि कपड़े पहने ही ना होते। खैर, हम इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को आप जूम करके देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप आइए अर्थ की गुलाम। हम कैसे अर्थ की गुलाम हैं? अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसे। हर देश की अपनी मुद्रा होती है, चाहे वो रुपया हो, डॉलर हो, पाउंड हो, स्टर्लिंग पाउंड हो, यूरो हो, दरहम हो, इस तरीके से। और किसी भी धर्म, देश, जात, संगठन, मजहब, हर चीज में अगर उसके मूल जड़ में जाएंगे तो आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो मिलेगा अर्थ। अर्थ यानी मुद्रा। और 1935 से लेकर के 1943 तक हमारे देश में 35 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती, और 1933 तक 45 तक काम करती। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज और आजाद सरकार की स्थापना कर चुके थे, उन्होंने अपना बैंक बनाया, आजाद हिंद बैंक और आजाद करेंसी, जिसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी थी। आज भी नोट पड़े हैं हम लोगों के पास। और जब उन्होंने 21 देशों के साथ में बिजनेस शुरू किया तो आपको यकीन नहीं होगा कि 33% जीडीपी लेकर के उन्होंने आजाद हिंद रुपए से देश को आगे लेके। लेकिन अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी, काम कर रहा था, और मैकाले रॉक चाइल्ड वगैरह जो थे, इनको नेताजी खटकने लग गए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अगर भारत अपना रुपया बना लिया तो हम इसे गुलाम नहीं रख सकते। इसके लिए इन्होंने मायाजाल, इंद्रजाल, जितनी भी भाषाएं आप दे दें, उस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो किया, इतिहास में आप लोगों को पता ही है। उस बात पे नहीं जाते,
और पुनः 15 अगस्त 1947 को ये उस भंवर चक्र में डाल के एक ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाता है और सबसे बड़े दलाल उसके महात्मा गांधी और नेहरू जी थे, जिसकी वजह से हम लोगों को ऊपर एक चश्मा चढ़ा दिया गया कि हम आजाद हो गए। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, आज भी नहीं। सरकार, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, तो आपकी भूल है। राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई है। अब इसमें कुछ लोग कह देंगे जी कानून है। नहीं भैया, आप गलत हो। राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा जो अब हैं किंग चार्ल्स तृतीय, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां बैठाया हुआ है, न कि राष्ट्रपति स्वतंत्र है। ये ध्यान रखना। और आप लोगों को अगर नहीं यकीन है तो आप एक आरटीआई लगा के भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा इस चीज का। अब 1947 के बाद हम चलते रहे। 1967 का दौर आया। 67 में लाल कृष्ण झा जी, 4 अप्रैल 1967 को लाल कृष्ण झा रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं और उन्होंने उस टाइम पे थे, और उन्होंने क्या किया कि इन कालनेमियों के इशारे पे भारत के रुपए को खत्म कर दिया। ध्यान रखें, 4 अप्रैल 1967 की बात है। 4 अप्रैल 1967 को 1967 को आपके जो रुपए थे उसको अस्तित्व विहीन कर दिया गया और उसको खत्म कर दिया गया। खत्म इस तरीके से कर दिया गया कि उसको एकमात्र ब्रिटेन का गारंटी पत्र बना दिया गया, जिसमें लिखा हुआ आने लग गया कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और इतने तरीके से उसको किया गया कि लोगों को दिखाया गया कि आपकी नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगा दी। अब लोगों का आकर्षण जो था महात्मा गांधी की फोटो की तरफ था, और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें लिखा क्या है। वो नोट देख लेते, 10 रुपए का है जी, 20 रुपए का है, 50 का है, 100 का है। लोग बड़े चाव से देखते गांधी जी को कि गांधी जी है, इस पे छपा तो ये असली ही होगा। लेकिन वहीं ये खेल बदल गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे आसपास पैसे ही नहीं, सोने चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे वो खत्म हो गए, क्योंकि आरबीआई एक्ट जब बना था तो उसमें इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से, बहुत बारीकी से इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा करके पेपर करेंसी लेके आए थे। लेकिन बेस वही रखा था जो आज भी वही रखा हुआ है। लेकिन अब इसको इतने तरीके से इन्होंने इस बेस को, गोल्ड स्टैंडर्ड को इतने तरीके से उलझा दिया है कि उसकी कड़ियां जोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक एक कड़ी जब जोड़ेंगे हम तो पता चलता है इसको कहां से उठाना है, किस तरीके से उठाना है, उस तरीके से उठाते हैं। हमने लगभग 70 से 75 मुकदमे हमने अब तक लगा चुके हैं इस मामले में। और विडंबना देखिए कि जितनी बार भी हम लोग कोर्ट में जाकर के आर्गुमेंट बहस करते हैं, उस टाइम पे पूरे जो काले कोट वाले होते हैं आके उसी अदालत में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हम लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। ये चल रहा है, लेकिन खैर जो होगा वो देखी जाएगी। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जब हमारे पास मुद्रा नहीं है, अब एक चीज और आपको बता दूं, अगर आज के 10 साल पहले आपको यह कहा जाता या 20 साल पहले आपको यह कहा जाता कि आपके पास एक ऐसा फोन आएगा जिसका सब काम शीशे में ही होगा, तो शायद आप यकीन नहीं करते। अब आपके सामने है तब आप यकीन करेंगे। ठीक ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि 2030 29-30 तक आपके जेब में रखा हुआ 10 रुपए किस दुकान पे आपको खर्च करना है, आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। क्यों? डिजिटल इंडिया। कमान कहां से चलेगी आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि हमारे देश में आज तक हम डाटा स्टोर करने का, डाटा का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है।
आज हम आर्थिक गुलामी इतनी हद तक गिर पड़े हैं कि सरकार को सैलरी देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार के पास वैकेंसी निकालने की जगह नहीं है। जगह तो खाली है लेकिन पैसे नहीं। तनख्वाह कहां से देगा? क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू 16 पैसे रह गई। और उसके उपरांत अब ये क्या कर रहे हैं, CBDC, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग करेंसी लेके आ रहे हैं, डिजिटल करेंसी, जो सिर्फ आपके मोबाइल में एक डिजिट होगा। और उस डिजिट को आपने, मान लो कि आपको 10 किलो आटा लेना है, तो आपने 10 किलो आटा के लिए वो पैसे जेब में रखे हो ना, तो रामलाल की दुकान पे ही जाके आपको आटा लेना है तो आप वहीं लोगे। श्यामलाल की दुकान पे आप वो लेके जाओगे, वहां जीरो है, वो नहीं चलेगा। इस हद तक आपको गुलाम किया जा रहा है। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाऊंगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाऊंगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाऊंगा। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है 6 अडल्ट 1 चाइल्ड, यानी 6 आदमी के बीच में एक बच्चा पैदा करना है। और इसी की देन है। आप देखिए, जो चीज 10 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है, उसकी प्रिपरेशन देखिए कितने तरीके से तैयार किया जाता है। 10 साल 15 साल पहले से तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि टॉपिक चेंज हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप अपने एरिया में देखिए, एक IVF नामक बीमारी फैली हुई है, बहुत कसौती। हर एरिया में, हर बाजार में आप देखेंगे तो IVF सेंटर लिखा है, और उसका एक मशहूरी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से होता है कि अब आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको बांझपन कहलाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको, मतलब दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें कि जो अट्रैक्ट करे, आदमी को आकर्षण करे। यानी जो IVF सेंटर है, इसको कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। जिस तरीके से आपने देखा कि देसी गाय को खत्म करने के लिए इन्होंने आज के 20 साल पहले सीमन का मार्केटिंग हुआ, लोगों ने सीमन चढ़वाना शुरू किया अपने पशुओं को, और बदले में फला नस्ल की इस तरीके से गाय वगैरह का नस्ल चेंज कर दिया। आज देसी गाय बहुत कम रह गई, यही कारण है। और बीमारी जर्सी गाय, फिजिशियन पता नहीं कितनी वैरायटी बना रखा है, वो आप घर घर में मिलेगी। ऐसे ही आपकी औलाद अपनी होगी ही नहीं, मोल की होगी। मोल की क्यों होगी? क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी खत्म कर दी जा रही है। और आप ढोल ढमाके से ब्याह करके आओगे, उसके बाद जब औरतें बोलना शुरू करेंगी कि मुझे ये पोता दे दो, मुझे ये दे दो, चाचा भतीजा बना दो, ये कर दो, तब आप क्या करोगे? वहीं जाओगे IVF सेंटर में, और कृत्रिम गर्भाधान होगा। और उसमें भी जो आपका आज बन रहा है ना, आधार कार्ड ये लिंक कर रहे हैं, उसमें भी वो देखेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में अगर 6 यानी 3 कपल, अगर हम 3 भाई हैं और तीनों शादीशुदा हैं, तो सबसे पहले हमें तीनों में ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि कौन सा भाई बच्चा पैदा करेगा। 6 अडल्ट 1 चाइल्ड, यानी 6 के बीच में एक ही बच्चा होना। मजाक नहीं होगा आपका कि आप दूसरे भाई को भी कि चलो भाई अपा तीनों एक एक कर ले, अपनी बेल चल पड़े, अपनी वंश चल पड़े। नहीं, क्योंकि आपके वंश को खत्म करना है। यह गुलामी नहीं तो और क्या है दोस्तों, समझो इसको। अर्थ की गुलाम आप हो गए, आप संस्कृत के गुलाम आप हो गए, पढ़ाई के आप गुलाम हो गए। अब मानसिक गुलामी आप समझिए। मानसिक गुलामी क्या है? कि हमारे दिमाग में बातें घर कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, हम उसका रिएक्शन और एक्शन नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप लोगों ने वेटिकन सिटी का नाम जरूर सुना होगा। वेटिकन सिटी के पॉप जो हैं, उनका यह मानना है कि पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। ईसा मसीह जी आएंगे और पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। अब 2012 में आप आइए, 2012 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और RSS प्रमुख मोहन भागवत जी,
इन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो नाम था उसको पॉप के सामने रखा गया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब ये गेम समझिए आप। ठीक है जी, ये ईसाईकरण को मानेंगे, मानेंगे जी। उसके बाद इनका एक संस्कार होता है, उसमें क्या होता है, गाय और सुअर के मांस को परोसा जाता है। उसको इस तरीके से परोसा जाता है कि उसको आपको खाना है, अगर वो चीज आपने खा लिया तो आप उनके कट्टर हो गए। और उसके बाद इतनी मार्केटिंग की गई नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिसको कोई जानता नहीं था, यानी गुजरात तक ही सीमित थे मोदी साहब। और सो उठते ही बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया मोदी 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 मोदी, शुरू हो गया। और मोदी जी ने जैसे जैसे वहां से इशारा होते गया वैसे वैसे काम करते गए। तो हम क्या हुए, हमारी मानसिकता बना दी गई कि मोदी को ही वोट देना है और किसी को देना ही नहीं। दूसरा उदाहरण, अब मोदी जी ने एक बार कह दिया कि राहुल गांधी पप्पू है। हर आदमी के दिमाग में वो चीजों मानसिकता बनी है ना, क्योंकि उनके वो अंधभक्त हैं या उनके समर्थक हैं या उन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सबके दिमाग में आ गया अरे राहुल तो पप्पू है, राहुल गांधी तो पप्पू है। यानी हम मानसिकता गुलाम, हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर एजुकेशन की वैल्यूएशन किया जाए दोनों का, तो राहुल गांधी मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैं आकलन नहीं कर रहा हूं कि मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे मोदी जीरो पढ़े, ये नहीं। लेकिन करना चाहिए था ना, लेकिन हमने उसको नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी मानसिकता जो है वो एकदम कंट्रोल किया जा चुका है, और उस कंट्रोलिंग पावर की वजह से हमने उसको कह दिया कि वो पप्पू है। ठीक है, यही स्थिति फिर होती है। मोदी जी ने कह दिया मैं चौकीदार। अब आप देखिए, अरे हमने तो यहां तक देखा है लोगों ने वो टी शर्ट और टैटू बनवा के फिरते देखा है मैंने लोगों को, मैं चौकीदार। बताइए, आपको सरताज बनाया गया लेकिन आप चौकीदार बन गए। तो ये मानसिकता है, यानी हमारी आपकी मानसिकता जो है इसको भी हैक करके गुलाम बनाया जा रहा है, और हम ऑलरेडी उसको स्वीकार कर लिए। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं किसी चीज को, तो हम अपने होश में काम नहीं करते, चाहे जितने आप एजुकेटेड हो, क्योंकि आपकी मानसिकता वही है, वही करोगे आप। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, और उस केस में एक, मैं नाम नहीं लूंगा और लेना उचित भी नहीं है, एक व्यक्ति ने वकील के माध्यम से एक पिटीशन दायर की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है और कोई सामने से कंट्रोल करता है, जो वो कहता वही चीज मैं करता हूं। हकीकत यह है कि असत्य है, असत्य नहीं है, ये ट्रायल हो रहा है। जज भी हैरान। लेकिन जब उस बंदे ने अपनी सारी चीज रख दिया, तथ्यवर एक एक बात रख दिया, तो भाई वहां से कुंडली तो हिली नहीं है ना एक्सेप्ट करने का, उसको डिसमिस कर दिया केस को। ये अब जो स्थिति है, मौके पे जो सिस्टम चल रहा है इनका, ये अभी जो इनका ट्रायल हो रहा है, हर 1 लाख आदमी के ऊपर एक आदमी के ब्रेन को ही हैक कर रहे हैं। जो मशीनों की जैसे ऑपरेट हो रहा है, वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी को भी। माने 1 लाख के बाद जैसे ही 1 लाख 1 होगा, उसका दिमाग हैक कर रहे हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रायल है कि किस तरीके से वो किया जाए। अगर ये चीज होता नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगता नहीं, खारिज हो गया, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर इसकी आप गहराई में जाएंगे, डीपली जाएंगे, इसको आप सोचेंगे, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हां ऐसा होगा। कल अभी न्यूज में बता रहा था कि एलियन की न्यूज तस्तरी जो थी उड़ते हुई देखी गई, और उसके पीछे इन्होंने 2-2 रेफेल लगा दिया और वो गायब हो गए। तो आप सोच सकते हैं, और बकायदा वीडियो में दिख रहा है कि उड़न तस्तरी जो है उड़ रही है, एलियन धरती से कनेक्ट होने की कोशिश में है। वो एलियन है नहीं। अगर आप ये सोचे कि चांद का व्यक्ति आपकी धरती पे आकर के रह जाएगा, तो असंभव है। न धरती वाला जाकर के चांद पे रह सकता है और न चांद वाला धरती पे रह सकता है।
एलियन नहीं थे वो यही इनके जो वैज्ञानिक हैं जो इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपके ऊपर ब्रेन वाश जो होता है, ब्रेन वाश के जरिए हमें आपको ये बताया जाता है यहाँ उड़न तस्तरी आ गई, यहाँ कोई ऐसा चीज गिर पड़ा, यहाँ ये चीज देखा गया, यहाँ बैलून आ गया, यहाँ वो आ गया। यानी हमारे आपकी मानसिकता को चेंज किया जा रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। हर तरीके से हमें आपको जकड़ने की तैयारी। तो आप इसको अगर तरीके से आप हर चीज को समझना शुरू करेंगे तो आपको एक एक चीज की आपको मिलता जाएगा। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे हवा हवाई बातें नहीं बोल रहा हूं, लाइव में बोल रहा हूं, जिसका ये मतलब नहीं मैं जो जिल में आया वही बोल दिया। ये हो रहा है, तो इस तरीके से हम मानसिक गुलाम हो गए। अब इसका निचोड़ निकाल देते। आपने पांचों समझ लिया, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, शिक्षक शिक्षा गुलामी और अर्थ गुलामी। अब इसका निचोड़ बताते हैं। आप निचोड़ क्या होगा? एक व्यक्ति बैठा और कहेगा पंडित जी, राजू मिश्रा जी, आपको फला नाला साफ करना है, तो उस गटर में आपको घुसना है और गंदगी साफ करना है। अब मिश्रा जी कहेंगे ना जी मैं तो पंडित हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करोगे, कोई बात नहीं। फिर कौन करेगा मिश्रा जी? अरे इसके लिए स्टाफ रखा हुआ है ना, अरे स्टाफ भी तो आदमी है, आप भी करो। ठीक है भाई, मैं नहीं करता। एक दिन नहीं किया मिश्रा ने, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन वहां बैठे बैठे घर का लाइट पानी बंद, आपको पता नहीं है कहां से कटिंग हो रही है। आप क्या करोगे? अड़े रहोगे। मिश्रा थोड़ा हुआ है, लेकिन आपके घर में राशन कितना है? 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना? कोई 1 महीने का राशन नहीं रखता अपने घर में। अगर 1 महीने के लोग राशन रखे होते तो कोरोना में जो ये कोरोना फर्जी बीमारी आई उसमें भुखमरी नहीं आती, लोग रोटियां बांट रहे थे। आप कितने बड़े भी घर के होगे, लेकिन अगर आप इस चीज का आकलन करोगे तो हफ्ता 10 दिन का ही राशन होता है, जमींदारों को छोड़ करके। जो गांव में लोग हैं उनके पास तो सालों के राशन इकट्ठे होते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, और कोरोना में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, विशेष फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो अलग चीज है, जो बेचारे भोले भाले गांव वाले होते हैं, उनको इतनी चालाकियां, इतनी सरकार की कुरीतियां इनको पता नहीं होती है। किसी को सर्दी जुकाम खांसी भी हो गया और चले गए, उसको कोरोना बता करके पिल दिया, साला भर ही दिया और लिफाफे में पैक करके आया। और ऐसे ऐसे भी गांव के थे जिनको मतलब उससे ज्यादा भयंकर स्थिति भी हुई, लेकिन वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और अपना घर से ही इलाज कर लिया और आज वो जीवित है। तो गांव को आप छोड़िए, आप शहर में अगर हैं तो आप 10-15 दिन से ज्यादा आपके घर में राशन नहीं होता है। अब मिश्रा जी तो 10 दिन का राशन खत्म होने के बाद फिर मिश्रा जी की जरूरत पड़ी ना, अब मिश्रा जी क्या करेंगे? मिश्रा जी तो भूखे रह देंगे, मिश्रा जी के बच्चे भी तो हैं, वो भी तो भूखे नहीं रह सकते। अब मिश्रा जी मजबूर हो जाएगा, कहेगा बाबूजी एक बार नहीं 4 बार वो गटर साफ कर दूंगा, और मिश्रा वो गटर साफ करेगा। ये स्थिति आएगी और जल्द ही आएगी। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये कल्पना मात्र है, ये कल्पना नहीं, ये हकीकत आएगी, आपके सामने आएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको बताएं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, राजस्थान और यूपी में एक बहुत विशेष मुद्दा उठा था। सड़क सफाई के लिए इन्होंने एक जाति को निर्धारित कर दिया है, एससी समाज का ही व्यक्ति उसको करेगा। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि एससी समाज का व्यक्ति क्या है? हमारे जैसा नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, पढ़ा लिखा हमारा भाई है भाई। आज चलो हम नेताओं की जो राजनीतिक गुलामी में हम लोग फंसे हुए हैं, आज हम बटे हुए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हम एक होंगे। जैसे दो भाई आपस में लड़ लेते हैं और अलग अलग न्यारे हो जाते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही वो भी हमारे भाई हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ जनरल लोगों ने अप्लाई कर दिया, क्यों बेरोजगारी इतना है कि चलो भाई 15-20 हजार रुपए मिल जाएगा। उसके ऊपर बड़ा हो हल्ला हुआ था। तब कोई हो हल्ला नहीं होगा। तब अगर कह दिया गया ना भैया आपको ही गटर साफ करना है तो आपको करना है, नो एक्सक्यूज, कुछ नहीं कर सकते। यही से आपकी गुलामी की जड़ मिली। डॉक्टर साहब अंबेडकर जी ने कहा था, उनका 52 का जो बोला हुआ है पार्लियामेंट में, वो भाषण कभी याद करना, सुन लेना, आज भी नेट पे मिल जाएगा वो। ये चीज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले ही खुलासा कर दिया था, लेकिन हम लोग
लोग तब नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? हमारे देश की विडंबना देखिए कि हम लोग जो हमारे देश के साथ गद्दारी किया, हमने उसी का साथ दिया। इतिहास गवाह है इस चीज का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ छोड़ करके लोगों ने गांधी जी का साथ दे दिया, और भारत देश हमारा बट रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है। लोगों ने इस चीज को छोड़ करके नेहरू का साथ दे दिया, गांधी जी विरोध करते रह गए। हालांकि उनकी तमन्ना थी, आंतरिक वो भी चाहते थे, लेकिन लोग नेहरू का साथ दे दिए। रिजल्ट क्या हुआ? बट गया। गायों के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ, देसी गाय बचाने के लिए, तो लोगों ने संतों का साथ छोड़ करके इंदिरा गांधी का साथ दे दिया, गोली मरवा दिया, लोग मर गए। तो हमारे देश की और हमारे हिंदू में खास करके ये कमी है कि हम लोग हमेशा गद्दार को ही साथ देते आए, और इसी का रिजल्ट है कि आज देश हमारा ईसाईकरण में तब्दील हो चुका है। आपको हमारी बात यकीन नहीं होगी, लेकिन हकीकत यही है कि आपका देश, जो आप लोग चिल्ला रहे हो ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? जरा मुझे बता दो कोई, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस देश में व्यभिचार लीगल कर दिया गया, वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है? जिस देश में अवैध संतान पैदा करना कानून बना दिया गया हो और अधिकार दे दिया होगा, आधिकारिक रूप से डिक्लेयर कर दिया होगा कि जायज है, वह हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जिस देश में गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर के प्रसाद बांट दिया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जिस देश में शंकराचार्य जैसे लोगों को हैक किया जा रहा है कि हम तो आर्टिकल 371 ए से लेकर के इतने तक पाबंद है, गौमांस खाएंगे आप, हमारे उसमें नहीं जा सकते, उसको आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे? एक पॉइंट हमें बता दो, सिर्फ एक पॉइंट बता दो, जितने भी विद्वान हैं बैठे, कि इस बेस पे हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मेरा चैलेंज है, मैं पूरी जिंदगी अपने जीवन भर उस व्यक्ति की गुलामी करूंगा अगर एक पॉइंट हमें बता दे कि भाई इस बेस पे हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा तो आप दे नहीं सकते, आए चले ढिढोरा पीटने के हिंदू राष्ट्र बना दोगे? औकात है आपकी हिंदू राष्ट्र बनाने की? और खुला चैलेंज दे रहा हूं आपके सामने, हिंदू राष्ट्र ये क्या बनाएंगे? इनकी औकात ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई मसीहियों के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, सब केजरीवाल वगैरह, ये जो चर्च हैं, चार इनके संप्रदाय हैं, वो चारों के ये मुख्य हैं, ये सारे आपस में बटे हुए हैं। जैसे जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, पैट्रिक चर्च का हेड जो है भारत का, वो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अब आप ये विश्वास कर सकते हैं कि बिल्ली कभी दूध की रखवाली कर लेगी क्या? असंभव है। भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें हमारी सनातन संस्कृति को लेना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। और इतनी बड़ी कुद्दत हमारे देश में नहीं है किसी नेता को, क्योंकि ये सब जॉर्ज सोरेस, सरदार मिकाइल क्विस्ट और किंग चार्ल्स III के आदेशों पे काम होता है। 2019 में कोरोना नामक बीमारी लाई गई और लोग चिल्लाते रह गए कि भैया लोगों को मारा जा रहा है, ये दवा रिएक्शन कर रही है। कोर्ट में लोग अपील लगाए, अदालतों में केस लगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन अदालतों ने तो नहीं बोला। और जैसे ही इंटरनेशनल अमेरिका की अदालत ने मान लिया कि हाँ ये दवाई की साइड इफेक्ट से लोग मरे हैं, तो भारत की मीडिया भी चिल्लाने लग गई कि हाँ जी ये तो ये था, मोदी साहब फोटो हटा दिए उसमें सर्टिफिकेट से। तो आप इसी इशारे में समझ जाइए, जब तक वहां से नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और आप ये कल्पना कर रहे हैं अभी कि भविष्य में आपका जो पोप है वो आपके देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने देगा, वो तो बात छोड़िए जनाब। आपके देश की हर एक संस्कृति को नष्ट की जा रही है और बहुत तरीके से किया जा रहा है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए बनारस में,
बहुत अच्छी जगह बना दी है, लेकिन काशी की संस्कृति को नष्ट कर दिया। और आप जानते हैं जो काशी विश्वनाथ में पैसे चढ़ते हैं, वो पैसे कहां जाते हैं? आपको पता ही नहीं होगा। वो भी क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट का ऐसा नाम ही उन्होंने बना दिया है कि उस ट्रस्ट के नाम से हर आदमी ये सोचता है कि वो, ये तो हमारे देश के नौजवान लोग ट्रस्ट बना करके सेवा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, हम खुश हो गए, लेकिन अस्तित्व राम मंदिर का खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? जहां पे राम मंदिर, जिस जगह को अशोक सिंघल ने तोड़वाया था, उस जगह से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर के बना दिया, और वहां उस जगह को आज चर्च के ईसाइयों को दे दिया गया। और आप कल्पना कर रहे हो कि आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे? आप ऐसी कोरी कल्पना मत कीजिए। आप तभी सुरक्षित हो जब आपका देश सुरक्षित है, और जब आपका देश सुरक्षित नहीं होगा तो आप कहां सुरक्षित हो? आपका धर्म, मजहब तभी तक सुरक्षित है जब तक आपका देश और आप सुरक्षित है। अगर आपका देश नहीं सुरक्षित है तो आपका मजहब भी सुरक्षित नहीं है। आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में आप क्या समझ रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ही होने वाला है? मुसलमानों के साथ में भी यही होगा। इनका काम ही यही है। 300 व्यक्तियों की लिस्ट पड़ी हुई है हमारे पास, जो इस चीज की, इस जाल को बना रहे हैं, सारी चीज। ऐसे 300 व्यक्ति, और विडंबना यह है कि उसमें हमारे देश के गद्दार नेता भी। तो दोस्तों, इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। हम आज भी गुलाम हैं, पहले भी गुलाम थे, 1947 से पहले भी गुलाम थे। अब भी सिर्फ हम आजाद थे 3 साल, 1943 से 1947 तक। और आज हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे देश के प्रथम जवाहर मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, या अपनी आजादी चाहते हैं, या अपना देश चाहते हैं, अपना वतन चाहते हैं, अपना संस्कार चाहते हैं, अपनी शिक्षा चाहते हैं, अपनी संस्कृति चाहते हैं, अपना कल्चर चाहते हैं, ये आपको डिपेंड करना। आज आप गांव में घूम कर देख लीजिए, किसान मर रहा है, उसके पास न उसका बीज है, न उसके पास खाद है, न उसके पास दूसरा कोई साधन। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो पहले बीज को हाइक किया। आज आपको कोई चीज की बीज नहीं मिलेगी। खेती को क्यों, किसान को गुलाम बनाने के लिए क्यों बीज का सिस्टम बनाया गया? अरे आप ये सोचिए, जो एक गेहूं से कम 150 से 200 दाने उत्पन्न होते हैं, हम 100 दाने ही मान लेते हैं, तो कितना गुना हमारी उत्पत्ति हुई? 100 गुना। और आज 100 गुना होने के बावजूद भी हम घाटे में क्यों? इसको सोचा आपने कभी? बाजरे का बीज होता है, बाजरे का बीज अगर आप एक बोते हैं तो उसमें 1000 दाने मिलते हैं। जिस एरिया में बाजरे होते हैं, यानी वो 1000 गुना उत्पाद कर रहा है, फिर भी हम घाटे में हैं। बाजरा जो बीजते हैं, एक बाजरा में लगभग 1 लाख दाने होते हैं। आप बीज के देख लेना। लेकिन अब वो बाजरा नहीं रहा। क्यों? अब वो आ गया ना, वो बीज वाला सिस्टम। एक बाली इतनी सी लग जाएगी, उसमें 200-500 बीज होंगे। कुछ चिड़िया खा जाएगी, कुछ नीचे झड़ जाएगा, कुछ आप लेके जाओगे। गेहूं आपको दे दिए, वो ऐसा दे दिए हैं वो गेहूं आपको कि एक साल बीज लोगे, दूसरे साल उसको बीजोगे, वो उगेगा ही नहीं। आपकी मजबूरी बन गई। तो किसान रो रहा है, और देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहा जाता है। जितना भी देश का अर्थव्यवस्था है, अर्थ है, रुपया है, पैसा है, जो भी है, वो चलता किससे है? किसान से चलता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहा गया। लेकिन किसान को कमजोर करना है, किसान को कमजोर करना है तो उसके ऊपर दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन लग जाएगा। अब तो और छोड़िए, ट्यूबवेल लगाने के लिए आपको परमिशन लेने पड़ रहे हैं किसानों को। क्यों? कारण जानते हैं? क्योंकि जमीन से 3 फुट तक का ही आपका खेत है, 3 फुट तक गहराई, आप मालिक हैं उसके।
उसके आगे नहीं। अगर 5 फुट पे आपको कोई खजाना मिल जाए ना तो सरकार लेके जाएगी। तो आप खुद ही सोच लें किस हद तक आपके ऊपर नकेल कसा जा चुका है। और आपकी जितनी कमाई है वो टैक्स के रूप में जा रही है। कुछ लोग चौड़े होकर के मूंछों को वट लगा के कहते कहते जी हम तो गरीब आदमी हैं, और कुछ लोग वही वट लगा के कहते जी हम टैक्स पेयर हैं। जो ऐसा बोले टैक्स पेयर है उसको पकड़ के पहले तो दो मारो कि भाई तू टैक्स पेयर है तो हम नहीं है, हम भी तो टैक्स पेयर हैं। कुछ ना कुछ चीज हम परचेस करते हैं ना, जब परचेस करते हो तो उस पर आप जीएसटी नहीं देते हो। अब जीएसटी टैक्स के नाम पे इन्होंने टैक्स ही लूटा है हमसे, आपसे क्या किया है? 5% लेके 28% तक का सिलेबस ला दिया। 5%, 12%, 18%, 28%, 4 कैटेगरी बना दिया। आप समझिए तो सही, खेल को समझिए। 4 कैटेगरी और बना दिया, एससी, बीसी, ओबीसी, जनरल। आओ आप, न इन्होंने एससी को छोड़ा, न इन्होंने बीसी को छोड़ा, न इन्होंने ओबीसी को छोड़ा, न जनरल को छोड़ा। टैक्स इनको चाहिए। अब ये जरूरी थोड़ी कि एससी वाला परचून की दुकान खोल के बैठा है और जनरल वाला मशीन की दुकान खोल के बैठा है। ऐसा भी हो सकता है भाई, एससी वाला भी बेचारा मशीन का दुकान खोल सकता है और जनरल वाला बेचारा परचून की दुकान खोल ले। आ तो गया ना सर्विस में। जो चीजें हमारे पास बिना कोई टैक्स नहीं लगता था उसके ऊपर 5% लगा दिया। बताइए, आप आटा गेहूं चावल आप खरीदते थे, कभी टैक्स लगता था उस पर? क्यों? खाने वाली चीजें थी, स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन जब से इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए बिजनेस में, तब से उसके ऊपर भी लग गया। और पूछा जाता कहते नहीं तो दैट इज टर्नओवर ग्रोथ। तो टर्नओवर ग्रोथ यानी किसान जीरो हो गया, तो किसान की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूट गई, देश कहां जा रहा है? आप अपने आप आकलन करके देख लीजिए। जब तक आपके पास जीएसटी नहीं लगी थी तब तक आपको आटा जो है, यही आटा लगभग आधे रेट में मिलता था। जब से जीएसटी का फंडा चालू कर दिया, अब क्या होता है? गेहूं खरीदेगा तो जीएसटी, उसको पैक करेगा तो जीएसटी, दुकान पर जाएगा तो जीएसटी, खरीदोगे आप अपने घर तक लाने के लिए, दुकान से जब परचेस करोगे तो जीएसटी इंक्लूड होके आ गया ना। यानी घूम घूम के हर व्यक्ति से टैक्स ले लिया सरकार ने। और एक बंदा कहता है मुझे वोट लगा के मैं टैक्स पेयर हूं, हमारे टैक्स का पैसा इनके लिए क्यों? ऐसे लोगों को जूते से वार करना चाहिए। अरे भाई, तुम टैक्स दे रहे हो, हम भी दे। हमारे देश का बच्चा बच्चा, याद रखिए, अगर एक जूते गांचने वाला सबसे उस पे कम पूंजी का व्यापारी है, वो जो जूते के पॉलिश करते हैं और सिलते हैं, हम जाति बात नहीं बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो जूते पॉलिश करने वाले होते हैं वो भी टैक्स पेयर हैं। ये नहीं है कि वो टैक्स पेयर नहीं है, वो भी टैक्स पेयर है। इसलिए दोस्तों, आपको जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया। आज ये 5 चीजों को आपको हमने बताया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और हमारे साथ फिर हमारे भाई जुड़े हुए हैं, बलवंत सैली जी, सिंघवार साहब, ये बहुत अच्छे नेता हैं, युवाओं के लिए हमेशा युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं ईमानदारी से। विनय पांडे जी हैं, और मजे की बात यह कि हमारे छोटे भाई साहब भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, साथ में देख रहे हैं। तो आप सभी का भाई दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिर्फ एक गुजारिश करते हैं कि आप देश बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर जागे और ये अपने अंदर से ये इस चीज का कीड़ा निकाल दे कि आप आजाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये है तो ये आपको बिल्कुल चश्मा लगा हुआ है। अगले सेशन में आपको इसके आगे की बताएंगे कहानी, एक एक चीज को ऐसे आपको क्लियर करते जाएंगे। और जो लोग नहीं जुड़ पाए वो इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।